गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कॉम्पोजिशन बता रही हूँ। आपको क्लास 9 में 5 प्रकार के कॉम्पोजिशन करना है। आपके क्वेश्चन पेपर में 5 प्रकार के कॉम्पोजिशन होंगे, जिसमें से आपको एक कॉम्पोजिशन अटेम्प्ट करना है जिसमें आप 250 वर्ड्स यूज़ करेंगे। 250 वर्ड्स तक आपको लिखना है। उससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन उससे कम आप लिखेंगे तो मार्क्स आपके लेस होंगे, जिसमें आपका 15 मार्क्स होगा, 15 मार्क्स आपके होंगे। ठीक है, तो 5 प्रकार कॉम्पोजिशन के नाम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, पहला आपका होगा वर्णनात्मक निबंध, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव निबंध ऐसे भी बोलेंगे, जो कि आपका जो ग्रामर बुक है, जो आपका खुद का हिंदी ग्रामर बुक है, उसका पेज नंबर 46 से लेकर 75 पेज तक आपको वर्णनात्मक निबंध का एग्जाम्पल जो है वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के पत्र किस प्रकार के निबंध मैंने लिखा जाता है, किस प्रकार से निबंध एग्जाम पेपर में होंगे। ठीक है, जिसमें आपको बोल सकते हैं कि समाचार पत्र क्या है, समाचार पत्र में आप किन किन खूबियों को देखते हैं, समाचार पत्र के क्या लाभ है, आप कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हैं और उसमें से आपको कौन सा मैंने समाचार पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इस तरह का जो निबंध होता है, उसे हम बोलते हैं वर्णनात्मक निबंध। तो इस तरह का जो निबंध है, वर्णनात्मक निबंध जो है, आपके स्वयं के ग्रामर के बुक में पेज नंबर 46 से लेकर 45 तक प्रेजेंट है। आप वहाँ पर देखिए, जाइए, पढ़िए। यदि फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका निबंध आएगा वो है कल्पनात्मक निबंध, जिसमें आपको कल्पना करना है, जो चीज़ आपके साथ हुई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसकी कल्पना करना है, और कल्पना करके जो है आपको उस निबंध को विस्तार देना है। ठीक है, ये जो इस तरह का जो निबंध है आपकी बुक में आपको पेज नंबर 78 और 84 पेज नंबर में मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने जो है आपको बताया गया है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला है। तो आपको बताया गया है कि आप अपनी कौन कौन सी नीतियों में सुधार करेंगे, आप अपने देश के विकास के लिए कौन कौन से नीतियाँ अपनाएंगे, कौन कौन से कार्य को अपनाएंगे जिससे देश का विकास हो सके। तो आप तो प्राइम मिनिस्टर हो नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर कल्पना करने बोला गया है। तो इस तरह का जो निबंध होता है, जो आपकी कल्पना पर आधारित होता है, उसको हम बोलते हैं कल्पनात्मक निबंध। ठीक है, तो इस तरह का जो निबंध है आपको पेज नंबर 78 और पेज नंबर 84 में देखने को मिलेगा। आप उसे पढ़िए, समझिए, आपको आराम से वापस समझ में आएगा। एक एग्जांपल और दे देती हूँ कि आपने मान लो कि आप ये मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप जो है KBC में आपको जाने का मौका मिला है और आपने वहाँ पर 5 करोड़ रुपये जीत लिया है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस 5 करोड़ रुपये से आप अपने जीवन के कौन से बहुमूल्य 3 कार्यों को करेंगे। तो ये भी आपकी कल्पना है। कभी तो आप KBC गए नहीं हैं और ना ही 5 करोड़ रुपये आपने जीता है, तो ये भी आपका कल्पना है। तो इस तरह का जो निबंध होगा वो होगा आपका कल्पनात्मक निबंध। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, जो थर्ड जो निबंध है वो आपका पक्ष और विपक्ष पर आधारित होगा, मैंने फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आप इस सेंटेंस मैंने इस वाक्य के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। तो आप जिस भी तरफ होंगे, यदि आप पक्ष की तरफ होंगे तो आपका निबंध जो है पूरी तरह से पक्ष पर ही आधारित होगा, लेकिन 2 लाइन जो है आपको विपक्ष में भी लिखना है। मैंने कहने का मतलब है, यदि आप विपक्ष में होते तो आप अपना विचार क्या लिखते हैं, सिर्फ 2 लाइन। ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आपका पक्ष में ही होगा यदि आप पक्ष में लिख रहे हैं तो। और यदि विपक्ष में लिख रहे हैं तब आपका निबंध पूर्ण रूप से विपक्ष पर ही आधारित होगा। उस समय भी आपको जो है थोड़ा सा पक्ष में 2 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपके जो मार्क्स है, आपके जो आपका विपक्ष है, जिस और आप जाएंगे, जिस पार्ट को आप चूज़ करेंगे, उसी पर ही आधारित होगा। ठीक है, तो फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन एक निबंध होगा जो कि आपका बुक में पेज नंबर 76 पर आधारित है, और आप वहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि आपको बोला जा सकता है कि विज्ञान ने इस धरती को या इस प्रकृति को जो है मनुष्य के निवास के योग्य बना दिया है, माने मनुष्य के रहने के लायक जगह बना दिया है। ठीक है, तो इस निबंध से आपकी इस वाक्य से आप कितना सहमत हैं, कितना आप इसके पक्ष में जाएंगे और कितना आप इसके विपक्ष में जाएंगे, जिस और भी जाएंगे उस और आपको जो है अपने विचार व्यक्त करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, जो 4th वाला जो होगा आपका लोकोक्ति या मुहावरे पर आधारित होगा।
जिसमें आपको एक लोकोक्ति या एक मुहावरा दे दिया जाएगा। उसमें आपको उस लोकोक्ति या मुहावरे का पहले अर्थ बताना होगा, फिर उसके बाद जो है उस कहानी उस पर आधारित एक कहानी लिखना पड़ेगा जो कि उस लोकोक्ति से पूरा तरह से संबंधित होगा। ठीक है, वो जो कहानी आप लिखेंगे आपकी, चाहे वो कल्पना की कहानी हो, कोई भी कहानी हो, लेकिन उसका पूरा संबंध जो है आपके लोकोक्ति और मुहावरे के अर्थ से ही संबंधित होना चाहिए, और आपका जो लास्ट लाइन जो है आपका लोकोक्ति या मुहावरे पर ही ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दे रही हूँ कि आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मान लो ये इस तरह का एक तो लोकोक्ति आ गया, तो इसका अर्थ होता है कि चारों तरफ से लाभ ही होना। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि आम के आम गुठलियों के दाम। लोकोक्ति का अर्थ यह है कि चारों तरफ से लाभ ही लाभ होना। और फिर उसका लिखेंगे तो एक पहला लाइन हुआ। उसके बाद लिखेंगे इस लोकोक्ति के आधार पर मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ जो इस प्रकार है, पूर्ण विराम। उसके बाद में जो है आप अपना स्टोरी प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और इस तरह का जो निबंध है आपको पेज नंबर 84 से लेकर पेज नंबर 102 आपके खुद के ग्रामर बुक में मौजूद है। आप वहाँ पढ़िए, समझिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो फिफ्थ वाला जो कॉम्पोजिशन होगा वो चित्र लेखन होगा, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 103 से लेकर 120 तक मौजूद है, जिसमें आपको एक पिक्चर दे दिया जाएगा। आपको पिक्चर स्टडी करना पड़ेगा कि उस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं, पहले आपको उसका वर्णन करना पड़ेगा। फिर उस पिक्चर संबंधित कोई भी घटना, कोई भी कहानी आप लिखकर उस निबंध का निर्माण कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि सबसे पहले आप उस चित्र को, उस जो ये पिक्चर दिया रहा है उस पिक्चर को पहले स्टडी करेंगे कि हाँ इस पिक्चर में एक लड़का है, एक पेड़ है, इस तरह से उसका स्टडी करेंगे। उसके बाद में लिखेंगे। उसके बाद में जो है उस पिक्चर पर आधारित आपको कोई भी घटना या कहानी याद आती है तो आप उसको लिखेंगे। इस तरह से ये आपका 5वां कॉम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो आप जो पेज नंबर मैंने मेंशन किया है उस पेज नंबर को पढ़िए ध्यान से और देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है सॉरी। तो ये हुआ आपका कॉम्पोजिशन पार्ट। थोड़ा मैं आपको लेटर के बारे में बता देती हूँ जो कि हमने क्लास 8 में किया है। आप जानते हैं कि हमको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लेटर करना है। फॉर्मल लेटर में आपको, इनफॉर्मल लेटर का मैं जो पैटर्न आपको बता देती हूँ कि यदि आप बड़े भाई को लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो बड़े भाई का लेटर है, तो उसमें आप सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो कि 2 या 3 लाइन में होगा। फिर 1 लाइन स्पेस देंगे। उसके बाद में आप जो है तारीख लिखेंगे जो कि शब्दों में होगा। ठीक है, फिर आप 1 लाइन स्पेस देंगे। फिर आदरणीय भैया, जब भी आप अपने से बड़ों को लिखेंगे आप लिखेंगे आदरणीय भैया, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय दादाजी, जो भी आपसे बड़े हैं। उसके बाद में कॉमा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे चरण स्पर्श। उसके बाद पूर्ण विराम देंगे। उसके बाद में देखिए कोई गैप नहीं है, उसके बाद से ही आप अपना लेटर प्रारंभ कर देंगे जो कि आपका 3 पैराग्राफ में होगा। देखिए 1 2 3 पैराग्राफ में यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद में आप लिखेंगे आपका अनुज नाम है। ठीक है, आपका बेटा, आपका छोटा भाई, जो भी आप जैसा भी आपको लेटर रहेगा उसके अनुसार जो है आप लिखेंगे, कॉमा देंगे, फिर अपना पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, और यदि मान लो आप अपने से छोटे लोगों को लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं, छोटे बहन को लिख रहे हैं, किसी को लिख रहे हैं, तो आप कैसा लिखेंगे? ये चीज़ तो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आपका एड्रेस रहेगा जो कि 2 लाइन में होगा, फिर स्पेस होगा, फिर आपका तारीख आएगा, फिर स्पेस होगा, लिखेंगे प्रिय रोहित। यहाँ पर आदरणीय आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्रिय रोहित। उसके बाद में कॉमा आएगा और यहाँ पर जो है वहाँ आप चरण स्पर्श लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे स्नेहाशीष। देखिए ये थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर हो रहा है जब आप अपने से छोटों के लिए लिख रहे हैं। फिर आपका जो फिर यहाँ पर सेम चीज़ है, फिर आपका लेटर स्टार्ट होगा, जिसका जो बॉडी पार्ट होगा वो 3 पैराग्राफ में आएगा। उसके बाद में आप लिखेंगे तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा भैया, तुम्हारी दीदी, लिखकर कॉमा देंगे, अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यदि आप मित्र को लिखते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है। सेम एड्रेस आपको लिखना है, सेम आपको डेट लिखना है, उतना ही स्पेस देना है। प्रिय राकेश भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो स्थान है यहाँ पर आप नमस्ते लिखेंगे। यहाँ पर आप चरण स्पर्श स्नेहाशीष नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर नमस्ते लिखेंगे। जब मित्र को लिख रहे हैं तो नमस्ते लिखेंगे। उसके बाद में आपका जो लेटर का बॉडी पार्ट आएगा, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, देखिए यहाँ पर कोई गैप नहीं है।
आपका लेटर का बॉडी पार्ट आएगा जो कि 3 पैराग्राफ में आएगा। 3 पैराग्राफ आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में जो है 1 लाइन स्पेस होगा, फिर आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र, उसके बाद में अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 पैराग्राफ लेटर का जो 3 पैराग्राफ होने के बाद में आप 1 लाइन स्पेस देंगे। उसके बाद में ही आप अपना जो है एंडिंग पार्ट लिखेंगे, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा भैया, तुम्हारा मित्र, जो भी आपका जैसा ही पत्र होगा उसके अनुसार जो है अपना एंडिंग पार्ट लिखेंगे। आई होप कि आपको ये इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न भी समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी क्लास 8 में कर दिया। मैं बस उसको मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू।